हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियो सागा। मैं अमिता और आज हम स्टडी करेंगे टाइड्स के बारे में। तो टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स के आने में जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है और कितना होता है, टाइड्स कितने टाइप के होते हैं, नीप टाइड क्या है, स्प्रिंग टाइड क्या है, लो टाइड, हाई टाइड, ये कैसे आते हैं, तो ये सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। तो टाइड्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओशियन वाटर मूवमेंट्स होता है वो कितने टाइप में होता है। तो ओशियन वाटर का जो मूवमेंट होता है वो 3 टाइप में होता है। एक तो ओशियन करंट्स, टाइड और वेव्स। तो सबसे पहले ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स क्या होती है, जैसे लैंड पार्ट पर रिवर फ्लो होती है ना, वैसे ही ओशियंस में भी एज ए रिवर टाइप में एक लार्ज अमाउंट में वाटर का फ्लो होना ही क्या है, ओशियन करंट्स होती हैं। और इनकी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है और इनका जो रीजन होता है फ्लो होने का, वो एक तो जैसे ये परमानेंट विंड्स होती हैं, इसके अलावा अर्थ का रोटेशन है, तो और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब एज ए रिवर टाइप में लार्ज अमाउंट में वाटर का एज ए रिवर टाइप में फ्लो होना ओशियंस में, वही क्या है, ओशियन करंट्स है। जो कि मेनली जैसे कि ये परमानेंट विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्न लीज हैं, पोलार विंड है, तो इनके जो एरियाज में जैसे ट्रॉपिकल एरिया में ट्रेड विंड से फ्लो होती हैं, तो इन्हीं 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड वाले एरिया में, नॉर्थ साउथ में, वाटर का ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इन्हीं जो ये परमानेंट विंड्स होती हैं, इनके सारे वाटर का फ्लो होना। वैसे ही वेस्टर्न लीज वेस्ट टू ईस्ट साइड में फ्लो होती हैं, तो वहाँ पर भी वाटर का वेस्ट टू ईस्ट साइड में एज ए रिवर टाइप में फ्लो होना, तो ये क्या होती है, ओशियन करंट्स होती हैं। बट इसके बाद में है नेक्स्ट टाइड और वेव्स। देखो टाइड और वेव्स दोनों ही क्या है, दोनों में ही वाटर ये राइज होता है और फॉल होता है, राइज होता है और फॉल होता है, बट दोनों का जो रीजन है वो अलग अलग है। टाइड्स मेन रूप से, टाइड्स जो अकर होते हैं वो होते हैं मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसके साथ ही अर्थ का जो क्योंकि कोई भी रोटेटिंग बॉडी होती है तो उसके रोटेशन के कारण और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और लगता है, वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक तो अर्थ और मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसके अलावा अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टाइड का अकर होता है। और वेव्स क्या होती हैं कि वेव्स होती हैं कि ओशियन वाटर सरफेस पर विंड के फ्रिक्शन फोर्स के कारण, ये वेव्स क्या है कि अर्थ सरफेस पर विंड के फ्रिक्शन फोर्स के कारण वाटर क्या है, ऊपर की ओर राइज होगा और फॉलिंग होगा, राइज होगा और फॉलिंग होगा। वो किसके कारण होगा, कि विंड का फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण वाटर ऊपर की ओर राइज होता है, ठीक है। लेकिन ये वेव्स क्या होती है, ये मतलब वाटर आगे की ओर नहीं बढ़ता, इसमें क्या होता है कि वाटर वहीं पर राइज होता है और वहीं पर फॉल होता है। और एक वाटर क्या होता है, सर्कुलेशन मोशन में वहीं पर ऊपर की ओर राइज होता है और फॉल होता है, और वो किसके कारण होता है, विंड के फ्रिक्शन फोर्स के कारण। क्लियर। तो ये है ओशियन वाटर के मूवमेंट्स, जिसमें ओशियन करंट्स हैं, टाइड्स हैं और वेव्स हैं। तो इसके बाद हम टाइड्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। सो नेक्स्ट है कि टाइड का अकर होता है, तो क्या होता है टाइड में क्या होता है कि वाटर एक तो ऊपर की ओर राइज होता है और फॉलिंग होता है। तो राइज एक लेवल तक, मतलब ओशियन का वाटर एक लेवल तक जितना राइज हुआ उसे क्या कहेंगे, हाई टाइड, या हिंदी में उसे कहेंगे ज्वार। और एक लेवल तक वाटर जितना फॉल हो रहा है, जितना वाटर फॉलिंग हो रहा है, और वो लेवल जो कि जहाँ जो लोवेस्ट लेवल होगा वाटर का फॉलिंग का, वो उसे क्या कहेंगे, हिंदी में उसे कहेंगे भाटा, और वैसे क्या कहेंगे उसे, लो टाइड, या फिर उसे इब भी कहते हैं। तो एक लेवल तक वाटर का हाईएस्ट, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं इसको, कि मान लो कि ये कोई भी वाटर बॉडी है और इसमें मान लो कि जब वाटर राइज हो रहा है तो यहाँ इस लेवल तक वाटर क्या हुआ है, राइज हुआ है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया जहाँ तक क्या हुआ, वाटर राइज हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, हाई टाइड, इसे कहेंगे हाई टाइड। और एक लोवेस्ट लेवल, मतलब लेवल जहाँ तक वाटर क्या हुआ, फॉलिंग हुआ, वाटर मान लो कि यहाँ तक फॉलिंग हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, लो टाइड, इसे कहेंगे लो टाइड। तो यहाँ तक वाटर फॉलिंग हो रहा है, यहाँ तक वाटर क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, तो ये हाई टाइड, और यहाँ तक इस लेवल तक ये वाटर फॉलिंग हुआ है तो ये लो टाइड, ठीक है। मतलब ये ज्वार हो गया और ये हो गया भाटा। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, हाई टाइड और लो टाइड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कि उतना ही हाई टाइड होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा, और इसी डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, टाइडल रेंज।
इसी डिफरेंस को ही टाइडल रेंज कहते हैं, ठीक है। और ये टाइडल रेंज जितना ज़्यादा होगा उतना ही हाई टाइड होगा। क्लियर? को इस डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ये है मान लो कि अपनी अर्थ और ये है मून और ये है सन, ठीक है। तो ये मून है और ये है सन। तो अर्थ क्या करती है? अर्थ एक इलेक्ट्रिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। और वैसे ही अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून। तो मून भी अर्थ के एक इलेक्ट्रिकल पाथ में अर्थ के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि इनकी कंडीशन इस इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करने के कारण इन तीनों की मतलब अर्थ और मून की कंडीशन या इनकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है। कभी मून यहाँ पर होगा, कभी मून यहाँ पर होगा, कभी मून यहाँ पर होगा, ठीक है। वैसे ही अर्थ की कंडीशन होगी कि कभी अर्थ की कंडीशन ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर होगी। कहने का मतलब कि कोई भी एक लार्ज मास बॉडी होती है तो उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ जब सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करती है तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही इस इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो कर पाती है। ऐसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मून क्या करता है? इस इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करने के कारण ये क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब जब मान लो ये टाइड कब आता है? टाइड कैसे आएगा? कि जब तीनों ही एक ही इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करने के कारण जब एक ही लाइन में इनकी डायरेक्शन हो और एक ही लाइन में डायरेक्शन होगी, मतलब अर्थ मून और सन इनकी एक ही लाइन में जब इनकी डायरेक्शन होगी तो उस टाइम क्या होगा कि मून और सन इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड होगा और ऐड होगा तो उसके कारण ये क्या आएगा? यहाँ पर हाई टाइड आएगा, ठीक है। हाई टाइड आएगा क्योंकि अर्थ के 2/3 पार्ट पर क्या है? वाटर है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या आएगा? हाई टाइड आएगा। और ये हाई टाइड मेनली मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें आप बताओ कि सन का ज्यादा होगा या मून का? वैसे तो कोई भी लार्ज मास बॉडी होती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होता है और वैसे मून ये सन का ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर सन के कंपैरिजन में मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। उसका मेन रीजन है डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम होने के कारण सन के कंपैरिजन में मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। मान लो कि 10 यूनिट अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसमें 7 यूनिट मून के होंगे और 3 सन के होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये ज़्यादा इस वाटर इधर की ओर राइज हो रहा है तो उसमें मेन इफेक्ट किसका हो रहा है? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्लियर? और वो किसके कारण? डिस्टेंस कम होने के कारण। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई टाइड आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लो टाइड आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर भी हाई टाइड आएगा, यहाँ पर भी हाई टाइड आएगा। और ये हाई टाइड किसके कारण आएगा? ये हाई टाइड आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जो भी कोई भी अगर रोटेटिंग बॉडी होती है तो वो रोटेट करती है तो उसका अपना एक उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स होता है। वो कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये वॉशिंग मशीन होती है जिसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर जो हाई टाइड आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब इसके बाद इधर वाटर राइज हुआ है, इधर वाटर राइज हुआ है और यहाँ का वाटर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लो टाइड, यहाँ पर आएगा क्या? लो टाइड, ठीक है। तो ये हाई टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया है और ये हाई टाइड किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें मून और सन का होता है, जिसमें 2/3 ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? मून का ही है। क्लियर? नेक्स्ट है, तो इसमें ये हमें पता ही चल गया कि क्या होता है कि जब सी वाटर में जो चेंजेज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसमें सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर क्या होता है? राइज होता है और फॉल होता है। जब हाई टाइड और लो टाइड कब होगा कि ये वाटर जब ऊपर की ओर इस हाईएस्ट एक लेवल तक जब वाटर क्या होगा? राइज होगा तो उसे हाई टाइड करेंगे। और जब ओशियन वाटर एक लोवेस्ट लेवल तक वाटर फॉल होगा तो उसे क्या कहेंगे? लो टाइड कहेंगे या फिर इब भी कहते हैं उसको। और वैसे कोई भी मतलब एरिया का जो सी लेवल एवरेज सी लेवल मेजर किया जाता है
वो कैसे किया जाता है कि हाई टाइड और लो टाइड इन दोनों का मीन जो एवरेज होता है वहाँ से ये सी लेवल डिसाइड किया जाता है। और इंडिया में सी लेवल जो डिसाइड किया जाता है वो चेन्नई के कोस्ट से किया जाता है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो जो टाइडल रेंज होती है वो टाइडल रेंज जितनी ज़्यादा होगी वो मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टाइड आएगा। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टाइड जो आते हैं वो बे ऑफ फंडी, ये जो कि कनाडा में है, तो बे ऑफ फंडी में सबसे हाईएस्ट टाइड रेंज और हाईएस्ट टाइड वहीं पर ही देखे जाते हैं। और वैसे हाईएस्ट टाइड मेनली कौन से रीजन में आते हैं, ये आएंगे जहाँ पर या तो बे हो या फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत वाइड हो या फिर एस्चुरी हो, ऐसे एरिया में हाईएस्ट टाइड देखने को मिलते हैं। और इंडिया में हाईएस्ट टाइड है वो कहाँ पर आता है, वो आता है बे ऑफ खंबात में। और वो भी कौन से प्लेस में, ओखा प्लेस है जो कि गुजरात के, तो उस एरिया में बे ऑफ खंबात में इंडिया में सबसे हाईएस्ट टाइड देखने को मिलता है। वहाँ पर ही क्या है, टाइडल एनर्जी है वो डेवलप की गई है। नेक्स्ट है टाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर टाइड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक तो सेमी ड्यूरनल टाइड, ड्यूरनल और मिक्स्ड टाइड। सेमी ड्यूरनल टाइड अगर हिंदी में देखें तो इसे क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है, इसे कहेंगे अर्धदैनिक ज्वार। और ड्यूरनल है दैनिक ज्वार और मिक्स्ड है मिश्रित। तो सेमी ड्यूरनल टाइड क्या होता है कि जब एक दिन में मतलब अर्थ अपना एक जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। तो इन 24 आवर्स में एक दिन में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरनल टाइड। मतलब 2 बार हाई टाइड आ रहा है, मतलब 2 बार ज्वार आ रहा है, 2 बार भाटा आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार या फिर सेमी ड्यूरनल टाइड, ठीक है। और ड्यूरनल टाइड क्या होता है कि इन 24 आवर्स में एक दिन में एक बार ही हाई टाइड आ रहा है और एक बार ही लो टाइड आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे या तो दैनिक ज्वार या ड्यूरनल टाइड, ठीक है। ये अब एक टाइड के बाद में दूसरा टाइड जो आ रहा है और इनके बीच का जो ये टाइडल रेंज होगी या फिर इनके जो ये टाइड मतलब इन टाइड में जो डिफरेंस होगा, वो अगर उनमें डिफरेंस होता है तो वो कौन सा होगा, ये होगा मिक्स्ड टाइड। अगर टाइड के बीच में डिफरेंस है तो वो मिक्स्ड टाइड है। और एक दिन में एक बार ही हाई टाइड और एक बार लो टाइड आ रहा है तो वो ड्यूरनल टाइड है। और एक दिन में मतलब 24 आवर्स में 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड, मतलब 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरनल टाइड। क्लियर। अब इनमें जो टाइम में डिफरेंस आता है वो कैसे आता है कि एक टाइड वैसे तो 24 आवर्स में एक टाइड के बाद में दूसरा जो टाइड आएगा, अगर ड्यूरनल टाइड आएगा तो वो 24 आवर्स और 52 मिनट्स के बाद में आएगा। और सेमी ड्यूरनल टाइड आएगा तो वो 12 आवर्स 26 मिनट के बाद में आएगा। क्योंकि जो सेमी ड्यूरनल टाइड है उसमें 2 बार तो क्या आएगा, उसमें 2 बार हाई टाइड आएगा और 2 बार लो टाइड आएगा। बट उसमें जो टाइम में डिफरेंस होगा, अगर टाइड टू टाइड में देखें या टाइड और भाटा में या टाइड और इसमें हाई टाइड और लो टाइड में देखा जाए तो उसमें 13 मिनट का डिफरेंस आएगा। वो क्यों आता है, देखो जैसे मान लो कि ये है अर्थ, ठीक है, और अर्थ के ये वाले जो लॉन्गिट्यूड पर, इस लॉन्गिट्यूड पर ये प्लेस है, ये मून के डायरेक्शन में, इसके मून के डायरेक्ट इसके सामने है। और यहाँ पर जो हाई टाइड आया है वो मान लो कि आज कितना है, 18 अगस्त को, और वो भी कितना, 5 PM पर, 5 PM पर यहाँ पर हाई ये टाइड आया है। तो नेक्स्ट डे अगर ड्यूरनल टाइड आएगा तो वो नेक्स्ट डे 19/8/26 को ये आएगा 5:52 PM पर, ठीक है। ड्यूरनल टाइड मतलब 52 मिनट के बाद में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ तो अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जो मून है, मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों सेम होता है और वो कितना 27.5 डे में कंप्लीट होता है। तो 27.5 डे में मून का रेवोल्यूशन, वैसे भी इन टाइड पर जो इफेक्ट होता है वो मून के रेवोल्यूशन का ही होता है। तो मून का जो रेवोल्यूशन है वो कितना 27.5 डे में कंप्लीट होता है। तो ये वाला प्लेस जब अर्थ का मून के सामने जब आएगा तो तब तक मून भी तो आगे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। तो मून भी जब आगे की ओर खिसक जाएगा तो ये प्लेस यहाँ तक आना चाहिए,
अब ये प्लेस यहाँ तक आने के लिए अर्थ को और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अर्थ को और 52 मिनट्स क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे। क्लियर। तो ड्यूरनल टाइड कब होगा, जब इसमें ये ही प्लेस जब नेक्स्ट डे मून के सामने आएगा तो अर्थ को और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए 52 मिनट्स और एक्स्ट्रा लगेंगे, और ये इसलिए 52 मिनट के बाद में ही ड्यूरनल नेक्स्ट टाइड जो आएगा वो 52 मिनट्स के बाद में आएगा। और सेमी ड्यूरनल टाइड, अब इसी में अगर एक दिन में 2 बार ये हाई टाइड आ रहा है और 2 बार लो टाइड आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 बार हाई टाइड आ रहा है तो इसको टाइड का ही डिफरेंस निकालें तो 52 का 26 हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड, तो मतलब 4 बार इसका डिफरेंस अगर इसमें निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा, वो 13 मिनट्स का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर सेमी ड्यूरनल टाइड का निकालें, सेमी ड्यूरनल टाइड है वो 26 मिनट के बाद में। ठीक है। और अगर लो टाइड और हाई टाइड दोनों का ही निकाला जाए तो वो 13 मिनट्स के बाद में। और ड्यूरनल टाइड है ये, ड्यूरनल टाइड ये 52 मिनट्स के बाद में। क्लियर। तो ये टाइम में जो डिफरेंस आता है वो किसके कारण आता है, वो मून के रेवोल्यूशन के कारण आता है। कि अर्थ जब रोटेट करती है तो रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, और जब तक वो ही प्लेस मून के सामने आने में मून भी तो आगे की ओर थोड़ा ये खिसक जाता है, जिसके कारण वहाँ तक अर्थ को और डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और उसमें जो टाइम होता है वो 52 मिनट का, और अगर सेमी ड्यूरनल में देखा जाए तो 26 मिनट का, और दोनों लो टाइड हाई टाइड इनके बीच में डिफरेंस देखा जाए तो वो आएगा 13 मिनट्स का। क्लियर। तो ये टाइम में डिफरेंस इस कारण आता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स के टाइप जिसमें स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है कि जब सन और मून और अर्थ तीनों ही एक ही डायरेक्शन में, मतलब जब एक ही लाइन में होते हैं, क्योंकि जब ये सन के एक इलेक्ट्रिकल पाथ में अर्थ रेवोल्यूशन करती है तो कभी इसकी सन की इसकी अर्थ की कंडीशन है वो यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर होगी। तो कहने का मतलब उससे क्या होती है कि इनकी ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो मून भी क्या करता है कि अर्थ के एक इलेक्ट्रिकल पाथ में रेवोल्यूशन करता है, तो मून की भी एक बार डायरेक्शन यहाँ होगी और एक बार डायरेक्शन यहाँ होगी। तो जब सन और अर्थ के बीच में यहाँ पर मून है तो उसे क्या कहेंगे, न्यू मून। और ये वाली जो कंडीशन बनती है ये अमावस्या के दिन बनती है। और यहाँ पर जो मून होता है ये फुल मून, ये बनता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। फुल मून होता है पूर्णिमा के दिन। तो जब तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सन और मून का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐड होगा तो उसमें हाई टाइड आएगा। तो ये जो कंडीशन बनती है इसे कहेंगे सिजगी की कंडीशन। और इस सिजगी वाली कंडीशन में यहाँ पर हाई टाइड, मतलब स्प्रिंग टाइड में क्या होगा, हाई टाइड देखने को मिलता है। मतलब नॉर्मल टाइड से 20% ज़्यादा हाई टाइड होंगे स्प्रिंग वाली कंडीशन में। और इसमें भी ये सन और अर्थ के बीच में जब मून होता है तो इसे युति की कंडीशन कहते हैं, जिसे कंजक्शन कहते हैं, इसको कंजक्शन। और जो सन और मून के बीच में अर्थ होती है तो उसे वियुति की कंडीशन कहते हैं, जिसे अपोजिशन। ये अपोजिशन की कंडीशन, मतलब ये युति और इसे कहेंगे हिंदी में बोले तो वियुति। ठीक है। तो वैसे होती है सिजगी की कंडीशन है जिसमें युति और वियुति, जिसे कंजक्शन और अपोजिशन। और इसमें दोनों में ही एक, जब अर्थ और सन के बीच में मून हो तो ये न्यू मून की कंडीशन, जो कि अमावस्या के टाइम होगा। और इसके मून और सन के बीच में जब अर्थ होती है तो ये कंडीशन होती है पूर्णिमा के दिन, जो कि फुल मून होता है। तो ये एक सिजगी की कंडीशन होती है। और इसमें टाइड उस टाइम में, ये वाली कंडीशन होती है उस टाइम में हाई टाइड देखने को मिलता है, जो कि 20% नॉर्मल टाइड से हाई टाइड होते हैं। नेक्स्ट है नीप टाइड। नीप टाइड की कंडीशन होती है कब, कि जब सन और इसके अर्थ, मतलब सन और मून की जो ये डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण ये दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो जाता है। कैसे कि डिवाइड हो जाएगा दोनों का ये ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मान लो कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स 7 और इसका 3 है, 3 यूनिट। तो 3 दोनों का कैंसिल हो जाता है, तो मून का ओनली कितना बचता है, 4 यूनिट। इधर का कैंसिल होने के कारण यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, लो टाइड। यहाँ पर क्या आएगा, लो टाइड। ठीक है। यहाँ पर लो टाइड आएगा, ये लो टाइड होगा उस टाइम। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा क्या होगा कि यहाँ पर ओनली मून का
ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना ओनली मून का, कि यहाँ पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण यहाँ पर थोड़ा ये हाई टाइड यहाँ बनेगा। बट ये वाला, ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इतना लो टाइड आएगा कि नॉर्मल टाइड से ये यहाँ पर जो टाइड होगा वो 20% कम होगा, मतलब नॉर्मल टाइड से भी 20% लो होगा ये टाइड। जब इसकी सन और मून की परपेंडिकुलर वाली ये जो डायरेक्शन होती है उस टाइम क्या आएगा, ये नीप वाली जो कंडीशन होगी, नीप टाइड ही क्या है, लो टाइड है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड ही क्या है, हाई टाइड है। उसमें तीनों सिजगी वाली कंडीशन में रहते हैं और इसमें दोनों ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पर लो टाइड आता है। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन होगी जो कि कृष्ण पक्ष के टाइम, जैसे ब्राइट ये इसको क्या बोलते हैं, ये कृष्ण पक्ष है और ये कौन सा होगा कि ये शुक्ल पक्ष होगा और ये होगा कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो ये अष्टमी के दिन होता है कि ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होगा और ये इसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है ये कंडीशन। और ये मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के टाइम ये नीप वाली कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें लो टाइड आता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि ये किसके कारण होता है, कि जब अर्थ और मून ये रेवोल्यूशन के कारण ये इलेक्ट्रिकल पाथ में फॉलो करते हैं तब इनकी ये कंडीशन होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब सबसे हाईएस्ट टाइड है वो कौन सी कंडीशन में आएगा, तो हाईएस्ट टाइड कब आएगा कि जब देखो जैसे अर्थ के चारों ओर ये मून है जो इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिकल पाथ के कारण ही मून की एक बार तो डायरेक्शन ज़्यादा होगी और एक बार ये डिस्टेंस, कि मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो ज़्यादा होगा और एक बार मून और अर्थ का डिस्टेंस है वो कम होगा। तो जब मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसे कौन सी कंडीशन कहेंगे, अपोजी। और जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम होगा उसे क्या कहेंगे, पेरेजी। ऐसे ही जैसे कि मान लो कि ये है अर्थ और ये है सन, तो सन और अर्थ, सन के अर्थ भी क्या करती है, परपेंडिकुलर ये रिवॉल्व करती है। तो एक बार सन के अर्थ भी क्या करती है, अर्थ का डिस्टेंस एक बार सन से बहुत ज़्यादा होता है तो इसे क्या कहेंगे, एपीलियन, ठीक है। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो उसे एपीलियन कहेंगे। जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो इसे क्या कहेंगे, पेरीहीलियन, तो इसे पेरीलियन कहेंगे। तो ऐसे ही अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है वो एपीलियन है, और ये सन और अर्थ के बीच में जब डिस्टेंस कम है तो उसे पेरीलियन। तो ये सेम कंडीशन वैसे ही अर्थ और मून के बीच में होती है कि मून भी जब इलेक्ट्रिकल पाथ में ये रेवोल्यूशन करता है अर्थ के, तो जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कम है उसे पेरिजी कहेंगे, और जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है उसे अपोजी कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब पेरिजी वाली कंडीशन होती है तो उस टाइम मून अर्थ के बहुत पास में होता है, और जब ज़्यादा पास में होगा तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण पेरिजी वाली कंडीशन, मतलब सिजगी की भी कंडीशन और पेरिजी, सिजगी और पेरिजी ये कंडीशन होगी, उस टाइम क्या होगा, हाईएस्ट टाइड आएगा। क्लियर। तो हाईएस्ट जो टाइड देखने को मिलेगा वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा, सिजगी की पेरिजी वाली कंडीशन में। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।